वॉशिंग मशीन में जो भी घुलेगा उसके पाप कट जाएंगे, वो भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। हेमंत बिस्वा जो कि असम का सीएम है, तो वो पहले कांग्रेस का सीएम होता था, उस पर बड़े आरोप थे। इसके अलावा शरद पवार की बात करूं जो महाराष्ट्र से, आपने भी सुना होगा उनके बारे में, यानी कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शरद पवार भ्रष्टाचारी है, वो मेरे काम को सहन नहीं कर सकता, लेकिन फिर तीसरे दिन वो भाजपा में शामिल हो जाता है। अजीत पवार की बात करें। हाँ, अजीत पवार सॉरी, तो अजीत पवार का फिर वो ताप कहाँ जाता है जो उसके भ्रष्टाचार का ताप उसके ऊपर था। तो इस प्रकार के बहुत से आप उसी की पार्टी में लीजिए, शारदा चिट फंड की बात आरोप लगाया गया, शिवराज सिंह चौहान को आप लीजिए, जिस पर व्यापक घोटाला, जिसने भी व्यापक घोटाला की फाइल तोड़ने की कोशिश की, उसमें 2-3 पत्रकार भी हमारे मारे गए हैं साथी, यानी कि वो दूसरे चैनलों से जुड़े हुए हैं, तो हमारे फैक्ट्री के। हाँ, तो जो भी उस व्यापक घोटाला को की तह तक जाने की कोशिश करता है वो मार दिया जाता है। यानी कि चाहे बीजेपी के जो अंदर हैं उसमें भी भ्रष्टाचारी हैं, और जो बाहर से जो दागदार है वो भाजपा में जा रहे हैं वो भी तो भ्रष्टाचारी हैं, वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। जो हरियाणा के अंदर सीएम को पलटा गया है, जो जहाँ तक हम लोग जिस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो हरियाणा के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में एक मैसेज देने के लिए ये खेल खेला गया है। क्योंकि पिछले दिनों जो बीजेपी ने कमंडल के ऊपर चुनाव तैयार करने की कोशिश की थी, कमंडल मतलब सत्ता में जाना चाहते थे, तो कमंडल के ऊपर राहुल गांधी ने मंडल लेकर के आ गए, उन्होंने ओबीसी की जातिगत जनगणना की बात कर दी, और उसके बाद प्रधानमंत्री डिफेंसिव हो गए उसमें कि मैं अमित शाह भी उसमें, यानी कि कई उनके नेताओं के बयान आए उसमें कि जो हमारा प्रधानमंत्री है वो भी तो ओबीसी समाज से है, उन्होंने खुद भी कहा प्रधानमंत्री ओबीसी हूं। हाँ, ओबीसी हूं खुद को। तो उसके बाद फिर राहुल गांधी का बयान आता है कि आप तो कल्ची वो है ओबीसी है, क्योंकि जब आप सत्ता में आए तो आपने अपने समाज को आप ओबीसी में लेकर के आए, यानी कि जो कमंडल की लड़ाई थी वो मंडल के ऊपर आके खड़ी हो गई, जो वार प्रत्यारोप आपस में लगे नहीं, उसके बाद से वो चीजें बदल गई एकदम से। मतलब वो पढ़ा था कि राजनीति में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वो जिस कास्ट से वो आते हैं उनको फिर ओबीसी में डलवाया गया था। हाँ, पढ़ा था। तो उन चीजों को कमंडल से मंडल के ऊपर लाया गया है, कि वो चीजें तमाम बदल दी गई। वक्त जो बड़ा एक चुनावी जुमला था, चुनावी घोषणा थी, जुमला तो बाद में साबित हुआ, तो चुनावी घोषणा 15 लाख रुपए की, और उसी के बलबूते पे चुनाव लड़ा गया और फिर उसको जुमला घोषित कर दिया। फायदा होगा ये जो हरियाणा के अंदर मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा के अंदर मुश्किल है क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी समस्या अंदरूनी कलह जो पहले थी उसको हवा मिल गई। अब अंदरूनी कलह भाजपा के अंदर, हाँ, भाजपा के अंदर क्या फडणवीस को देख लीजिए, आप निर्दलीय विधायकों को देख लीजिए। दो फैक्ट है सर, एक तो यही है कि जो थे पद उनको जो नहीं दिए गए, दूसरा कांग्रेसियों को भाजपा में मिलाया जा रहा है, जो कार्यकर्ता है भाजपा के जो जुड़े हुए इतने सालों से वो कहीं ना कहीं नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसा सर आपका क्या विश्लेषण है इस पे? क्या असल? नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु ग्रोवर नरवाना और आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट। तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि आप सबको पता है 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है उसका बिगुल है जो बच चुका है, और जो राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो आप देख रहे हैं अलग अलग चैनलों पर, सोशल मीडिया पर। तो ऐसे में इन सब जो भारत की राजनीति है, जो इलेक्शंस है 2024 का, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है सीनियर पत्रकार है हमारे कुलदीप खंडेलवाल जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं, जो चंडीगढ़ में बैठकर पूरे हरियाणा और भारत की राजनीति पर अपनी जो पैनी नजर रखते हैं। तो इनसे बात करेंगे कि अब की बार जो ये इलेक्शंस है, ये जो वादे किए जाते हैं जिनको बाद में हमने देखा है जुमलाबाजी भी कहा जाता है, कि अब की बार ये इलेक्शन जुमलाबाजी रहेगा, उनको जो अमली जामा पहनाया जाएगा। तो सीधे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया सर, 2024 के इलेक्शन का आगाज हो चुका है, जो उठा पटक चल रही है, तो इसको देखते हुए कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को कहा जाता है, और एक मजबूत पार्टी और एक रिच पार्टी भी कहा जा रहा है, तो इस बार है जो इलेक्शन भाजपा है वो मोदी के जो नाम पर है जो इलेक्शन लड़ेगा, या कुछ और अपने जो
काम किए, उन मुद्दों पे भी है जो इलेक्शन लड़ा जाएगा सर? अंकुर, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने अपने चैनल पे बुलाया, और आपके व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। जी जी जी। तो पहला जो आपका सवाल था जुमला को लेकर के, आपके सवाल में ही जवाब था, क्योंकि 2014 के चुनाव में हम जाते हैं, उससे पहले का जो हम पूरा माहौल देखते हैं, उस माहौल में 15 लाख रुपए की बात हुई थी, और उसके बाद जब 15 लाख रुपए नहीं दे पाए, काला धन नहीं ला पाए, तो एक चैनल पर पूछा भी गया था कि आप 15 लाख रुपए लेकर के आने थे, तो बड़े सीधे स्पष्ट शब्दों में कह दिया था अमित शाह जी ने कि ये एक जुमला था, क्योंकि आपको भी पता है और जनता को भी पता है कि 15 लाख रुपए दिए नहीं जाते। अब क्या सर जनता को भी पता था या मान लिया था कि जुमला है, जुमलेबाजी हो रही है, या आपने देखे हैं, आपने लोकसभा के बहुत से आपने इलेक्शन में देखे, आपकी नजर रही है, उनमें भी इतने बड़े बड़े बयान देकर के असल में ये पहली बार हुआ था? ये पहली बार हुआ था। असल में पहले जो चीजें थी ना, वो एक पूरा मूवमेंट तैयार किया गया था, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर पूरा कभी आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा कि बाबा रामदेव आते हैं, और बाबा रामदेव सीधे फिगर की बात करते हैं, हम जीरो भी नहीं उसकी गिन सकते, पेट्रोल को भी नहीं, पहले हम काला धन पे बात करते हैं, इतना काला धन है, और 15 लाख रुपए, जब हमारी जेब में 15 लाख रुपए होंगे, जनता के जो आम गरीब व्यक्ति है जो 5 किलो राशन पे खड़ा है, अगर उसके जेब में 15 लाख रुपए, वो 200 रुपए पेट्रोल भी ले लेगा, फिर क्या दिक्कत है उसको? यानी कि उस वक्त जो बड़ा एक चुनावी जुमला था, चुनावी घोषणा थी, उस टाइम जुमला तो बाद में साबित हुआ, तो चुनावी घोषणा 15 लाख रुपए की थी, और उसी के बलबूते पे चुनाव लड़ा गया, और फिर उसको जुमला घोषित कर दिया गया। सर जैसे 15 लाख की बात की गई थी, काला धन वापिस लाकर जो गरीबों मैदान की बात हुई थी कि दे सकते हैं 15 लाख, अभी फिर एक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के इलेक्शन में, अभी 2-3 दिन पहले मैं उनका भाषण देख रहा था, वो कह रहे जो ईडी जो कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है, काला जो उन्होंने पैसा जो इकट्ठा कर रखा, उसको जो हम लेकर आ रहे हैं, और उसको गरीबों में दिया जाएगा, क्या ये मतलब एक फिर वही दोबारा? अंकुर जी, मैं आपसे पूछता हूं कि आपके जेब में 15 लाख रुपए आए? किसी के जेब में 15 लाख रुपए आए? अभी तक किसी के सुना आपने कि 15 लाख रुपए मेरे खाते में आ गया? हालांकि जनधन खाता जब खोला गया, लोगों में एक उत्साह था कि नरेंद्र मोदी 15 लाख नहीं तो 2-4 लाख रुपए तो जरूर डाल देंगे। किसी के आया वो? तो उसको तो अमित शाह जी ने जुमला ही बता दिया। आया क्या वो? तो अब भी तो चुनाव चला हुआ है, अब भी तो ईडी के पैसों को लेकर के जिस प्रकार से कह दिया गया है कि हम लोग उस पैसा जनता में देंगे। जब 2000 पॉलिसी कह रहे हैं बनाई गई जिससे गरीबों को दिया जाएगा। जब 2014 के चुनाव के अंदर पैसा 15 लाख रुपए जुमला साबित कर देते हैं, तो 2024 के चुनाव के अंदर ईडी का जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो वो पैसा भी तो जुमला साबित कर देंगे कि वो तो चुनाव जीतने के लिए जुमला था। तो हम क्या कर लेंगे अमित शाह का? आगे से हम कोई अनशन, कोई आंदोलन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब पुलिस राज, यानी कि पहले होता था एक पूरा प्रोसेस के साथ साथ जांच होती थी, और जांच के बाद फिर सजा होती थी, फिर उसको सलाखों के पीछे भेजा जाता था। लेकिन आजकल तो आप अनशन, धरना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके घर पर कब बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए, आप वहां आंदोलन कर रहे हैं, आपके घर को तोड़ा जा रहा, फोन आपके पास आएगा आपके घर से कि आपका फोन, अपना घर टूट रहा है, आप वहां धरना पे बैठे हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कानून है। तो सर जैसे ये अभी ईडी और बुलडोजर का आपने बोला, लेकिन जस्टिफाई तो कर रहे हैं, बुलडोजर को भी जस्टिफाई किया गया था। अब ईडी को भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जस्टिफाई कर रहे हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है वो सही है और भ्रष्टाचार को खत्म करनी। और अब की बार इनका जो इलेक्शन का मुद्दा उन्होंने कहा, बयान दिया है कि अब की बार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये इलेक्शन को आप वोट दीजिएगा भाजपा को, ये कह रहे हैं। असल में आप एक चीज को समझिए, जो विपक्ष कह रहा है कि भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है, सबसे पहले ये बात कन्हैया कुमार ने कही थी, शायद रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ी रैली थी, उस वक्त लेकर के आया था कि वॉशिंग मशीन में जो भी धुलेगा उसके पाप कट जाएंगे, वो भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। हेमंत बिस्वा जो कि असम का सीएम है, तो वो पहले कांग्रेस का सीएम होता था, उस पर बड़े आरोप थे। इसके अलावा शरद पवार की बात करूं, जो महाराष्ट्र से, आपने भी सुना होगा उनके बारे में, यानी कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शरद पवार
भ्रष्टाचारी है, वो मेरे ताप को सहन नहीं कर सकता, लेकिन फिर तीसरे दिन वो भाजपा में शामिल हो जाता है। अजित पवार की बात करें सर आप? हाँ, अजित पवार सॉरी, तो अजित पवार का फिर वो ताप कहाँ जाता है जो उसके भ्रष्टाचार का ताप उसके ऊपर था। तो इस प्रकार के बहुत से आप उसी की पार्टी में लीजिए, शारदा चिट फंड की बात आरोप लगाया गया, शिवराज सिंह चौहान को आप लीजिए, जिस पर व्यापम घोटाला, जिसने भी व्यापम घोटाला की फाइल खोलने की कोशिश की, उसमें 2-3 पत्रकार भी हमारे मारे गए हैं साथी, यानी कि वो दूसरे चैनलों से जुड़े हुए हैं, तो हमारे बिरादरी हमारे फैकल्टी के। हाँ, तो जो भी उस व्यापम घोटाला को की तह तक जाने की कोशिश करता है वो मार दिया जाता है। यानी कि चाहे बीजेपी के जो अंदर हैं उसमें भी भ्रष्टाचारी हैं, और जो बाहर से जो दागदार है वो भाजपा में जा रहे हैं वो भी तो भ्रष्टाचारी हैं, वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो कैसे भ्रष्टाचार से लड़ेंगे? सर मोदी जी का, मैंने 2014 का भी अभी चल रहे सर्कुलेट हो रही क्योंकि राजनीतिक माहौल है, मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा और भ्रष्टाचारियों को पार्टी में जो मिलाया नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी जैसे हरियाणा में नवीन जिंदल जी को इन्होंने कहा था कि कई हजार करोड़ रुपए का जो कोयला घोटाला है वो इनको ऊपर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, लेकिन अब जो नवीन जिंदल बकायदा टिकट दी जाती है। 2014 के चुनाव में अगर आप कुरुक्षेत्र की रैली को आप देखेंगे यूट्यूब पर जा करके, तो उसमें नरेंद्र मोदी नवीन जिंदल को घेरते हुए उस पर आरोप लगा रहा है कि ऐसे भ्रष्टाचारी हैं, बल्कि उसमें एक बार मनमोहन सिंह को भी उन्होंने लपेटा था कि जी हाँ। आप बाथरूम में हमाम, कुछ ऐसा डायलॉग मारा था। यानी कि अब उन्हीं लोगों को आप टिकट दे करके संसद में भेज रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं? आप तो अपनी जो कुर्सी की लड़ाई है, जिस कुर्सी पे आप चिपके हुए हैं, यानी कि आप उस कुर्सी की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर भ्रष्टाचार की थी, लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो बना हुआ है हम देख रहे हैं, मैंने नरवाना में भी 1-2 सर्वे किए हैं, उसमें लोग के 2 तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें जो गरीब तबके से मैंने बात की, जो है रेडी का काम करते हैं, वो कह रहे हैं हमें कुछ सुविधा नहीं मिली है, लेकिन हम फिर भी जो भाजपा को वोट देंगे। ये बात वो कह रहे हैं कि हम भाजपा को फिर भी वोट देंगे, हमारा कुछ भी बना नहीं है, कुछ नहीं है, हमें धक्के खिलवाए गए हैं, 15 लाख नहीं आए हैं। वो वोटर की मानसिकता क्या होगी सर? वो किस मानसिकता से? असल में आपको चीजों को समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में आपको इसको जाना पड़ेगा। एक बार एक मेरे मित्र बोला, उस वक्त बीजेपी का इतना कैडर नहीं था, 2019 के चुनाव के आसपास की बात है, कि कुलदीप देखिए आप, भाजपा का कोई इतना बड़ा सिस्टम नहीं है, यानी कि कार्यकर्ता नहीं है। अब तो उनकी पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए हैं, वो यानी कि बूथ लेवल तक के पहुंच गए हैं। तब मैंने उनसे कहा था कि आपके घर में आपके कार्यकर्ता, आप जितने मेंबर हैं उन मेंबर को आप कार्यकर्ता मान लीजिए, जिनके पास भी फोन है, जिसके पास भी टेलीविजन है, क्योंकि ये एक बड़े स्तर पर खेल खेला जाता है, आपके ब्रेन को पढ़ा जाता है कि साइकोलॉजिकल तरीके से कि आखिर चाहता क्या है। अब आप एक 10 मिनट तक अपना फोन चलाइए आप, और फिर उसके बाद जो बीजेपी का समर्थक है उसका फोन लीजिए आप, 10 मिनट के अंदर आप बीजेपी के हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका माइंड सेट करता है मोबाइल और आपका जो सामने रखा टेलीविजन, वाईटी सेल है जो में काम कर रहा है, वो आपकी चीजों को देखता है कि किस चीज की जरूरत है, किस चीज को लेकर के नफरत है। अब हरियाणा में लीजिए आप, हरियाणा में कमजोर नब्ज पकड़ गई इन्होंने, जाट वर्सेस नॉन जाट है। अब इस देश की एक विडंबना हो रही है कि मेरा चाहे दोनों आंख फूटे, लेकिन पड़ोसियों की जरूर एक फूटनी चाहिए, यानी अपना डबल नुकसान कर लेंगे पड़ोसियों के उसके चक्कर में। अब यहाँ पर क्या है कि जाट नॉन जाट कर दिया, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा कर दिया, यूपी के अंदर हिंदू मुसलमान कर दिया, यानी कि एक दूसरा की रड़क निकलवाने के चक्कर में देश की रड़क निकल गई है। मतलब पार्टियां जो काम करती है कि इस क्षेत्र में किस चीज की जो इसके ऊपर बाकायदा जो एक टीमें बना करके काम किया जाता है सर्वों के आधार पर कि उस सर्वे में क्या है, उस जगह पर क्या है, यानी कि विधानसभा वाइज वो खेल खेले जाते हैं, फिर उस डाटा के ऊपर काम किया जाता है। यहाँ पर जो नॉन जाट करना है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो कार्ड खेलना है, वो पूरी। मैं इससे भी आगे कहूंगा, पिछले दिनों मैं हैरान था, एक जब हम लोग भी इलेक्शन मैनेजमेंट में
बहुत से साथियों से मिलना होता है। जो जाट वर्ग है उसके अंदर भी जो गोत्र हैं उनके अंदर भी उन खापों के सिस्टम से यानी कि गोत्रवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब सीधा ये है कि बहनीवाड़ को नैन से और जो भी गोत्र है राजनीतिक पट्टे हो रहा है, राजनीतिक खेल हो रहा है। अब आप इन चीजों को समझिए। अनुसूचित वर्ग को लीजिए आप, अनुसूचित वर्ग में भी 2 हिस्सों में बांट दिया है। और भी सर चलो अब हरियाणा की राजनीति की बात कर रहे हैं तो मैं हरियाणा की राजनीति से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से देश के अंदर खेल खेला जाता है। हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा की चीजों को समझाऊंगा तो वो चीजें समझी जा सकती है। महाराष्ट्र को लेकर के बात करूंगा तो शायद नहीं समझी जाएगी। तो हरियाणा में जो मुख्यमंत्री का चेहरा पलटा गया, ये ओबीसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए सैनी साहब को लाया गया। असल में जो हरियाणा के अंदर सीएम को पलटा गया है, जो जहां तक हम लोग जिस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो हरियाणा के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में एक मैसेज देने के लिए ये खेल खेला गया है। क्योंकि पिछले दिनों जो बीजेपी ने कमंडल के ऊपर चुनाव प्रचार करने की कोशिश की थी, कमंडल मतलब राम मंदिर के सहारे ये लोग सत्ता में आना चाहते थे, तो कमंडल के ऊपर राहुल गांधी ने मंडल लेकर के आ गए। उन्होंने ओबीसी की जातिगत जनगणना की बात कर दी और उसके बाद प्रधानमंत्री डिफेंसिव हो गए उसमें कि मैं अमित शाह भी उसमें, यानी कि कई उनके नेताओं के बयान आए उसमें कि जो हमारा प्रधानमंत्री है वो भी तो ओबीसी समाज से है। उन्होंने खुद भी कहा प्रधानमंत्री जी कि मैं इतना बड़ा ओबीसी हूँ। हाँ ओबीसी हूँ खुद को। तो उसके बाद फिर राहुल गांधी का बयान आता है कि आप तो कागजी वो है ओबीसी है, क्योंकि जब आप सत्ता में आए तो आपने अपने समाज को आप ओबीसी में लेकर के आए। यानी कि जो कमंडल की लड़ाई थी वो मंडल के ऊपर आके खड़ी हो गई। जो वार प्रत्यारोप आपस में लगे नहीं, उसके बाद से वो चीजें बदल गई एकदम से। मैंने वो पढ़ा था कि राजनीति में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वो जिस कास्ट से वो आते हैं उनको फिर ओबीसी में डलवाया गया था। हाँ, पढ़ा था तो उन चीजों को कमंडल से मंडल के ऊपर लाया गया है। इनके वो चीजें तमाम बदल दी गई। तो तभी शिवराज चौहान जी को हटाया गया इधर फिर राजस्थान में। तो इसलिए फिर ये यादव को लेकर के आए, फिर यहाँ सीएम को सैनी को बनाया गया क्योंकि कमजोर नब्ज यहाँ की नजर आ रही थी नहीं खट्टर को हटा करके कि लोगों के अंदर विरोध है। लेकिन जहाँ तक अब हरियाणा की बात करें तो उसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता नजर आ रहा है। भाजपा को फायदा होगा ये जो हरियाणा के अंदर मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा के अंदर मुश्किल है क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी समस्या अंदरूनी कलह जो पहले थी उसको हवा मिलती है। अब अंदरूनी कलह भाजपा के अंदर, हाँ भाजपा के अंदर क्या अनिल विज को देख लीजिए, आप निर्दलीय विधायकों को देख लीजिए। दो फैक्ट है सर, एक तो यही है कि जो थे पद उनको जो नहीं दिए गए, दूसरा कांग्रेसियों को भाजपा में मिलाया जा रहा है। जो कार्यकर्ता है भाजपा के जो जुड़े हुए इतने सालों से वो कहीं ना कहीं नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसा सर आपका क्या विश्लेषण है इस पे? क्या असल में पता क्या है, जब तक गाजर लटका दो आप किसी के सामने उसको ये लगेगा कि मुझे मिलेगी और उसके पीछे दौड़ता है। जी मैं अगर उस चीज का नाम लूँ को नेता उससे बुरा भी मान सकता है, आप समझ आए उस चीज को। जी। तो जब वो गाजर सामने नहीं होगी तो वो चलेगा नहीं। अब तक क्या था, जब तक मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री था तब तक उन्हें ये लग रहा था कि मैं भी मंत्री बन सकता हूँ, मैं भी मंत्री बन सकता हूँ। सबको ये लग रहा था, चाहे वो जेजेपी के थे और चाहे वो निर्दलीय थे। लेकिन चुनाव से पहले सीएम को बदल करके अपने चेहरों को आगे बढ़ाने के बाद में खास तौर पर चाहे गोपाल कांडा है चाहे दूसरे रणधीर सिंह गोलान है, तो सबके अंदर टीस तो होगी कि हम लोग को पीछे छोड़ करके रणजीत सिंह चौटाला जैसे लोगों को आगे बढ़ा दिया। तो वही टीस भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वो देखने को मिली सर, जब रणजीत सिंह ने जब अपना कार्यालय खोला वहां पर ना ही कैप्टन अभिमन्यु जी थे और दूसरे जो गंगा राम जी है सर, हाँ। वो भी नहीं पहुंच पाए। तो वहां पर जैसे अर्थी बोर्ड जो जाट बोर्ड भी है ज्यादा वहां पर। इस पे आप अगर स्पेशल करेंगे तो ठीक रहेगा। इसमें मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। अब एक बात और है, बीजेपी के जो लोग हैं वो आज से नहीं बल्कि पिछले 20-30 साल से मेहनत कर रहे थे और लग रहा था कि सत्ता में हम आएंगे मलाई हम खाएंगे, लेकिन बात फिर वही हो गई
जो लोग मलाई खा रहे थे वही दोबारा से मलाई की तरफ चले गए। यानी कि कांग्रेस के जो नेता थे, दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों के जो नेता थे, जिससे भाजपा के कार्यकर्ता और नेता परेशान थे, उन्हीं लोगों को भाजपा में लेकर के और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी की लॉबी है वो नाराज तो होगी। भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हुई थी, भ्रष्टाचारियों को ना मिलाने की बात हुई थी, लेकिन अब इतने बड़े लेवल पर हम देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई जो ज्वाइन कर रहा है भाजपा को। अभी विजेंद्र जो बॉक्सर है उनका जो मैं बयान देख रहा था, मैं सुन रहा था, मतलब एक रात पहले तो राहुल गांधी जी का जो ट्वीट है उसको रिट्वीट करते हैं समर्थन में, और सुबह वो बोलते हैं जैसे मैं उठता हूँ। और अंकुर जी पता क्या है, इस मामले में आप इस देश की जो व्यवस्था है ना, हर किसी को चोर बना के रखती है, कुछ ना कुछ लूज पॉइंट उसका जरूर रहता है। विजेंद्र जी का बताइए। विजेंद्र जी का देखो, मैं प्रमाणिकता के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कल जो कथित पे कह देते हैं, हाँ, तो कल मैंने जो विश्लेषण किया है और जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं 2013 के चुनाव में, 2013 में जब माफी चाहूंगा, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त ये क्या नाम है, जीरकपुर में एक गाड़ी में लगभग 120 करोड़ रुपए की हीरोइन मिली थी। जी। और राम सिंह इसका कोई साथी था, उसको पकड़ा गया था। उसकी वो जो गाड़ी थी वो इसकी पत्नी के नाम पे रजिस्टर्ड थी। हमने वो न्यूज देखा था। हाँ, तो राम सिंह को पकड़ने के बाद उन्होंने जब उनसे उगलवाया गया कि विजेंद्र सिंह और मैं ड्रग्स लेते हैं, लेकिन बाद में उस मामले में क्लीन चिट मिल गई थी। उसमें कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उस वक्त डीएसपी के पद पे थे ये विजेंद्र सिंह, और खिलाड़ी भी थे, और मुख्यमंत्री उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो कहीं ना कुछ घाल मोल हुआ होगा, और अब वो फाइल खुल गई होगी। तो कहीं ना कहीं ईडी का नहीं तो इसमें ड्रग्स का जो केस है वो खतरनाक केस तो है ही है। जब चीजें खुलेंगी तो सीधा अंदर जाएगा ड्रग्स वाले मामले में। विजेंद्र सिंह बॉक्सर के बारे में जब वो भाजपा में शामिल हुए, उससे पहले आपके क्या अंदाजा था ऐसा कि कर पाएंगे, कभी बात चली सर? असल में पता क्या है कि हरियाणा के अंदर इतने लीडर हैं, इतने खिलाड़ी हैं, और आजकल जो भी खिलाड़ी है या फिर थोड़ा सा भी उनको सेलिब्रिटी उसमें पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, उनका विधानसभा की तरफ और सांसद की तरफ मन आकर्षण ऑटोमेटिक होता है। अब स्वीटी बुरा को लीजिए, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के पहले तो कह रही थी कि अब की बार ना गलती करियो, वोट दियो हुड्डा को, लेकिन फिर वो कुछ दिन के बाद भाजपा में शामिल हो जाती है। फिर हंसती हुई कहती है कि मैं फांसी से हूँ और वहां से मैं चुनाव लड़ने की मेरी संभावनाएं हैं। तो ये सारी बातें हैं, कहीं किसी की महत्वाकांक्षा है, कहीं किसी को डर है। यानी कि साम दंड भेद जिन चाणक्य नीतियों को राजनीति के लिए इस्तेमाल की बात की जाती थी, वो सब अमित शाह जी बेखूबी से करते नजर आ रहे हैं।